अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पार्लियामेंट कानून साजी के लिए हो गई तैयार, लेकिन शायद सिर्फ अपने मफाद के लिए। मुंतखब नुमाइंदे अवामी मफाद के लिए आखिर कब सोचेंगे, इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि मेडिकल हिस्ट्री का शायद पहला केस सामने आया है जिसका इलाज एक ही डॉक्टर से मुमकिन है। क्या सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ को अदालत बाहर जाकर इलाज करवाने की इजाज़त देगी? इस पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी, लेकिन पहले बात होगी कि जो नैब के नाखून तराशने की तैयारियां हो रही हैं। नाजरीन, एक साहिबा के लफ्ज़ पर मुल्क के अहम तरीन एजेंडों, मामलात, मसाइल और इशूज़ को पसे पर्दा डालकर सियासत करने वाली हुकूमत और अपोजिशन जमातें जो हैं पहली बार किसी एजेंडे पर मुत्तफिक होने जा रही हैं, नज़र आ रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो एजेंडे भी शायद उनके अपने ही मफाद के हैं। ज़रा ये कह रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन में नैब के कवानीन में तरमीम पर इत्तफाक तो है, लेकिन दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान अभी तक कोई ठोस तरमीमी मुसव्वदा नहीं बन पाया है। नैब कवानीन में तब्दीली के लिए 20 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तो नवंबर में ही बन गई थी, लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद भी दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान नैब के तरमीमी मुसव्वदे पर कोई इत्तफाक नहीं हो पाया है अभी तक। ज़राए का यह भी दावा है कि नैब के तरमीमी मुसव्वदे के ऊपर दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के 4 दौर भी हो चुके हैं, 4 बात मिल भी चुके हैं ये लोग, लेकिन नतीजा अभी तक जो है वो कुछ नहीं निकला है। अपोजिशन का ये दावा है कि उन्होंने नैब कवानीन में तरमीम के लिए 40 तजावीज़ हुकूमती वफ्द को दी थी, जिसके बाद हुकूमती वफ्द ने इसके ऊपर कोई मुस्बत पेशरफ्त का इजहार नहीं किया, ना ही दोबारा कोई राब्ता किया गया। जबकि हुकूमत की जानिब से नैब के कवानीन में तरमीम के लिए 12 तजावीज़ भी दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक जो तजावीज़ दी गई हैं उनमें अवामी ओहदेदार की नई तारीफ, चेयरमैन की तकर्रुरी के लिए नया तरीक़ाकार होगा, जिस्मानी रिमांड की मुद्दत में कमी होगी, प्ली बार्गेन की अदालती इजाज़त लेने की तजवीज़ भी दी गई है। इसके अलावा नैब के पास 50 करोड़ रुपए से कम के केस नहीं जाएंगे। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी पार्लिमानी कमेटी खुली समात के बाद करे, कोई रेफरेंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड की क्लियरेंस से पहले फाइल नहीं किया जाएगा, और नैब का जो नाम है ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से तब्दील करके नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन रखने की तजवीज़ भी शामिल है। सवाल यह कि इससे क्या फ़ायदा होगा, नाम बदलने से क्या होगा? दूसरा सवाल यह है कि नैब कवानीन में इस्लाहात में ही अरकान असम्बली के मफादात हैं। क्या नई तरमीम के जरिए नैब के पर काट दिए जाएंगे, टुतलस कर दिया जाएगा नैब को? क्या नई तरमीम से जारी एहतसाब का अमल मुतासिर हो सकता है? और फिर सबसे बढ़कर ये कि नैब के कवानीन में तब्दीली पर इत्तफाक तो हो गया, ये इत्तफाक हमें आखिर अवाम के मफाद में होने वाली जो कानून साजी है उस पर नज़र क्यों नहीं आता है? प्रोग्राम में इस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब हैं, तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब हैं। मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया फ़ारूक नसीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी ये बात करी कि नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए, 4 बार हुए। अपोजिशन ने अपनी तजावीज़ दी हैं, आप लोगों ने अपनी तजावीज़ दी हैं। अब डेडलॉक कहाँ पर है, रुकावट कहाँ पर है, सुस्ती किसकी जानिब से है, जिद किसकी जानिब से है? अच्छा, ये जो आपके इंट्रो में 2-3 बातें हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ी सी अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ उन पे कुछ कहूँ। पहली बात तो ये है कि ये आपके जराए कौन से हैं, नंबर 1। अच्छा, मतलब कौन से जराए हैं? नंबर 2, ये जो आपने पहले तो ये कहा इत्तेफाक हो गया, फिर आपने ये कहा डेडलॉक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? नहीं, मतलब ये नहीं, इत्तफाक इस चीज पर कि तरमीम करना चाहते हैं, इत्तफाक इस चीज पर, लेकिन उसका मुसव्वदा क्या होगा, फाइनल क्या होगा, इत्तफाक इस पर नहीं है। शायद आप क्लियर हो गई हो मेरी बात। इत्तफाक इस बात पर तो इत्तफाक है ना कि तरमीम करनी है, इस बात पर तो है ना? जो नहीं सुन तो ले, बिल्कुल है, लेकिन जो आपने ये फरमाया था कि नैब के नाखून कतरने पे इत्तेफाक हो गया है, तो वो ऐसी बात तो नहीं है। और यही तो डिस्कशन है, यही तो डिबेट है। अपोजिशन कहती है नाखून कतर दो, और हम लोग गवर्नमेंट में कह रहे हैं कि नहीं जी, हम नाखून नहीं कतरेंगे। अच्छा। इसी पे डेडलॉक है, और इसी में आपका जवाब है कि वो डेडलॉक क्या है। वो ये डेडलॉक है कि अच्छा, दूसरे जो अखबारात में छपी है ना कि गवर्नमेंट ने इतनी ये गवर्नमेंट की ये तजावीज़ हैं वो सारी गलत हैं सिवाय एक के,
और अपोजिशन की जो उन्होंने लिखा है किसी एक अखबार में, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्होंने लिख मारा है अपनी तरफ से, चलिए वो आप बता दें कि क्या मुसव्वदा है आप और लोगों ये डेडलॉक है। आप बता दें आप लोगों की क्या तजवीज़ हैं प्रोग्राम में, देखिए बता दें। देखिए मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि बेल जो है वो ट्रायल कोर्ट के पास पावर होनी चाहिए, हम इससे इत्तेफाक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि प्ली बारगेन और वीआर में किसी किस्म की कोई गाइडलाइन, कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ऐसा नहीं हो कि एक आदमी जो है प्ली बारगेन करे और हुकूमत या नौकरी पे फिर चढ़ जाए। तो बिल्कुल हम इससे एग्री करते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये मैं समझता हूँ, गवर्नमेंट समझती है कि कोई ना कोई थ्रेशोल्ड होना चाहिए। 25 करोड़ होता है, 50 करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, 15 करोड़ होता है, लेकिन थ्रेशोल्ड होना ज़रूरी है ताकि मेगा करप्शन पर फोकस करे नैब। उसके साथ साथ जो बिल्कुल प्राइवेट पर्सन्स हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन है, जिसका 50 करोड़ से कम की रकम जो है 49 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है जी। नहीं, मैं थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करूं। यानी थ्रेशोल्ड होना चाहिए। नैब जो है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के केसों में इंटरफेयर उसको नहीं करना चाहिए। मेगा करप्शन की जो केसेस हैं, चाहे वो 10 करोड़ हो, 10 करोड़ पे एग्री करती है पार्लियामेंट, 20 पे करती है, 15 पे करती है, 5 पे करती है या 50 पे करती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटा अमाउंट हो। ये मेगा करप्शन के लिए ये इंस्टीट्यूशन बना है, वरना तो करप्शन के और भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसको मेगा करप्शन पे फोकस करना चाहिए। फिर प्राइवेट पर्सन्स जो हैं, यानी जिनका होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, जो फ्रंटमैन नहीं है, प्योर बिजनेसमैन है या प्राइवेट पर्सन्स हैं, उनको नैब की जद में नहीं आना चाहिए। प्रॉपर्टी जो वैल्यूएशन जो है उसमें एक तजाद है, डिक्लेयर्ड वैल्यू एक है, एक कलेक्टर वैल्यू है, एक एफबीआर वैल्यू है, इस तनाज़े को तय होना चाहिए। और फिर साथ साथ अगर प्योर एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन है किसी चीज में, उनके केसेस सिर्फ नैब के जुमरे में आए। जी हाँ, पब्लिक ऑफिस, ब्यूरोक्रेट्स, होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पे जो है डिस्कशन की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन होता है, किसी ने कोई ओपिनियन मांगी, ओपिनियन दे दी, उस पर नैब खड़ी हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना ब्यूरोक्रेट काम नहीं करेंगे। तो ये एक समझिए 6 की लिस्ट है, इसमें 7वां कोई चीज़ नहीं है। अपोजिशन ने बहरहाल कोई 20-25 की डिमांड की है। वो ये कहते हैं फला पावर भी नहीं होनी चाहिए, नैब का नाम भी चेंज हो जाना चाहिए, चेयरमैन के पास भी पावर नहीं होनी चाहिए, साथ साथ एक लंबी रिमांड भी नहीं होना चाहिए, 90 डे अरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल इसी पे डेडलॉक है। ये 5-6 चीजें मतलब ये हुआ कि भी जो भी उनके 20-25 पॉइंट्स हैं, आप लोग उन पर नहीं मानेंगे तो वो ये तो मामला ऐसे ही लटका रहेगा। ये तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ब्लैकमेल करने वाली बात है ना, कि आप हमारी ये बातें माने तो जो है हम आपकी इस कानून साजी में आपका साथ देंगे। हो सकता है कि उनका यही एजेंडा हो कि आपको कानून साजी करने ही ना दी जाए और आपको बिल्कुल पार्लियामेंट में फेल किया जाए। यही है जी, यही है। अच्छा, अब ये देखें, अब ये गेम ऑफ नंबर्स, पार्लियामेंट में गेम ऑफ नंबर्स होते हैं। मैं आपको याद होगा आपके एक नहीं 3-4 प्रोग्राम्स में मैं ये आपके सामने पेश कर चुका हूँ कि बहुत से पीपल फ्रेंडली लेजिस्लेशन है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के लॉज हैं जो कि 1.5-2 साल में हो जाएंगे, सक्सेशन एक्ट है 8 साल से 15 दिन में हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो उसको अपोजिशन जो है पास होने नहीं देना चाहती। नेशनल असेंबली में हम पास करा लेंगे, सेनेट में वो अटक जाएगा। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बिल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बिल है, 6+1 जजेस इस वक्त हैं। हमारा बिल ये है कि 9+1 हो, 3 बढ़ जाएं जजेस, ताकि इस्लामाबाद कोर्ट एक इम्पॉर्टेंट कोर्ट है, ज़्यादा जजेस हों। इसमें नेशनल असेंबली में हमने बिल पास करा लिया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि थिन मेजॉरिटी है। स्टैंडिंग कमेटी में भरपूर अपोज किया अपोजिशन में, फिर भी पास करा लिया। अब सेनेट में अटक गया, और सेनेट में अभी लास्ट वीक सेनेट में अपोजिशन के बड़े बड़े नाम, बड़े अच्छे अच्छे वकील, दोस्त हमारे जो कहते हैं फ्रेंडली लॉ लाए, हम पास करेंगे, लेकिन उन्होंने पास नहीं किया। इससे अपोजिशन की जो नीयत है आपके सामने है। और अब हिलाली साहब जैसे लोग जो कि इस कौम का ज़मीर हैं, ये उनकी टेस्टिंग टाइम आ गई है कि वो अपोजिशन को एक्सपोज करें। सही, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे मैडम,
और हिलाली साहब जैसे जी आप पीर को कुछ 6-7 बिल सामने ला रहे हैं ना पार्लियामेंट में, जाहिर है ये मामला अब सामने आएगा, ऑपोजिशन एक्सपोज होगी अगर पार्लियामेंट में लाने के बाद भी अगर इसको वो अपोज करेंगे तो। मुझे इजाजत दें, मैं आप उनको तो एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह, मगर आपको भी थोड़ा सा इस वक्त एक्सपोज नहीं करूं, इसलिए कि गलत लफ्ज है एक्सपोज करना आपके बारे में, आपके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, मगर आपकी जो अनरीजनेबलनेस है इन रिस्पॉन्स टू द प्रपोजल्स ऑफ द ऑपोजिशन, वो थोड़ा सा आप सुने। पहली बात यह है कि आपने इंसिस्ट नहीं किया कि जजेस को भी इसमें शरीक होना चाहिए, ना जनरल्स को, वो उनको इसलिए एक्सक्लूज किया गया है और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को नहीं किया गया है कि वो कह रहे हैं उनके डिपार्टमेंटल वजह है। मैं कहता हूं कि हमारे भी ब्यूरोक्रेट्स के भी डिपार्टमेंटल वजह हैं और अवाम का तो सबसे बड़ा जो है उनको जज करने वाला वो है अवाम, आई मीन सॉरी जजेस, ये पॉलिटिशियंस को वो है अवाम, मगर फिर भी आप उनको ये करते हैं और मैं समझता हूं सही बात है, उनको इंक्लूड करना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स को। तो कहने की बात यह है कि मेहरबानी से सब लोग, ऑल वोकेशंस शुड बी ट्रीटेड इक्वली। एक दूसरी बात यह है कि आपने बहुत अच्छा किया कि बेल का एग्री किया, आपने बड़ा अच्छा किया प्ली बार्गेन पे एग्री किया, और आप वो मेगा करप्शन की बात की, और प्राइवेट पर्सन्स का बहुत अच्छी बात है कि आपने एग्री की, प्रॉपर्टी ये वो, मगर एक चीज ये है, इस नैब में बेल नहीं दे सकते। Why don't you agree कि बेल होना चाहिए? मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी कहता है, वो डिक्लेयर करता है कि मेरा इनकम इतना है और 70% वो इनकम उसका जो है वो मुनासिब है, सच है, ही प्रूव कर सकता है, और 30% ऐसा है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में, वो इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड। मिसाल के तौर पे उसका एक घर है, कैश में वो किराया लेता है, तो आप उसको छोड़ते नहीं है, उसको तो आप पकड़ लेते हैं। क्यों नहीं आप ऐसा कानून अग्री करते हैं कि 70% अगर तुम्हारा सही है तो 30% पे आप टैक्स दें, बट देयर इज नो नीड फॉर यू टू गो टू जेल। मेरा मतलब यह है, लेट्स गेट थोड़ा सा कुछ उनके तरफ भी जाएं और देखें, वी वांट दिस लॉ टू वर्क, ये मैं कहना चाहता हूं। और फरोख साहब, नैब का यही तो एक एतराज़ रहा है कि अगर आप ये जमानत वाली जो इस पे भी तरमीम कर देंगे, कि फिर वो कहते हैं कि हम इधर से पकड़ के लाएंगे, उधर से मुलजिम जो है वो ट्रायल कोर्ट से बेल ले लेगा, तो हमारे पकड़ने का क्या फ़ायदा, हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर कैसे रिकवरी होगी, कैसे केस आगे चलेगा। इस पर लगता नहीं कि इस पर भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है? देखें, जो हिलाली साहब ने बेल की बात की, तो बेल पे तो हम एग्री कर गए हैं। जो हिलाली साहब कह रहे हैं इस पे तो हम ये एग्री कर गए हैं कि बेल जो है वो ट्रायल कोर्ट से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट के पास ये पावर होनी चाहिए कि बेल हो या ना हो, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स। तो हिलाली साहब ये तो पॉइंट इज टेकन केयर ऑफ। जो दूसरे आपकी जो 70% और 30% वाली बात है सर, बड़ी ज़बरदस्त सजेशन आपने दिया, ये 70% 30%। लेट मी वर्क ऑन दिस, और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये पहली दफ़ा मुझे भी जहन में तो नहीं आया था, और ना किसी ने मुझे ये बात बताई। ये जो 70-30 का रेशो है, हम इसको 80-20 भी कर सकते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आई थिंक आई वुड वांट टू, मैं इस पे काम करूँगा। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूँ ना कि अब 100 अमेंडमेंट्स अगर करनी है किसी चीज़ में, अगर 5-7 ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जिस पे हम एग्री कर जाएं और जिसको हम अमेंडमेंट कर लें, करा लें, तो लेट अस स्टार्ट। ये नहीं है कि अब कल इसके बाद अमेंडमेंट्स नहीं होंगी अगर आज एग्री हो जाती हैं। ऑपोजिशन कहती है कि हमने जो 100 अमेंडमेंट्स दिए हैं या 50 अमेंडमेंट्स दिए हैं, या तो अब वो सारी करें या हम एक भी नहीं होने देंगे, हम एक भी नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन को शायद ये खौफ है कि आप अपनी मर्जी की जो अमेंडमेंट है वो करवा लेंगे, उनकी तजावीज़ को जो है ना वो आप बिल्कुल बाद में खत्म कर देंगे। शायद इसको आप ट्रस्ट डेफिसिट कह दें, उनको शायद एतमाद नहीं है। उधर से अगर आप लोगों का ये मौक़िफ़ है कि वो सिरे से ही नहीं चाहते कि आप लोगों को पार्लियामेंट में कानून साजी में कामयाब होने दिया जाए, शायद ये उनका एजेंडा है। बिल्कुल आपने सही समझाया, और लिहाजा इस पे ब्लेम गेम जो है
वो अपोजिशन पे आना है। और ज़रा सा आप कॉन्डक्ट देख लीजिए, पिछले इतने दिनों से मैं और शाह महमूद कुरैशी कोशिश करते रहे, फिर हमने ये टेस्टर फेंका, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अमेंडमेंट बिल था, सीट्स में उनकी वैकेंसीज़ में जजेस की, हमने टेस्टर फेंका। और क्योंकि अपोजिशन हमारे मुंह पे कहती रही नहीं नहीं आप कोई पीपल फ्रेंडली लेजिस्लेशन लाए, हम कर देंगे, और नहीं किया। देखिए सेनेट में उसको अटका दिया उस बिल को। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसे इस किस्म के कवानीन हैं सक्सेशन वाले, 8 साल लगते हैं सक्सेशन में, 15 दिन लगेंगे, और अपोजिशन पास उसको नहीं होने देगी। आप ये देख लीजिएगा। तो फरूख साहब, ऐसी हालात रहे तो 5 सालों में हमें तो पार्लियामेंट में कोई कानून साजी होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर ऑपोजिशन इसी तरह रोड़े अटकाटी करती रही, ऑब्स्टिकल्स बनती रही, रुकावटें खड़ी करती रही, तो कैसे पार्लियामेंट का निज़ाम चलाएंगे? ज़ाहिर है ऑर्डिनेंस पे तो 5 साल नहीं चलाए जा सकते। मुझे बहुत ही उम्दा आपका सवाल है, और मैं इसका यही जवाब दूं कि देखिए, इसीलिए मैं आपसे और बार बार आपसे और दूसरे जो एंकर्स हैं उनसे मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए ऑपोजिशन को एक्सपोज करें। और हमें डेमोक्रेसी का तो मतलब यही है ना, गेम ऑफ नंबर्स है। अगर हमारे पास गेम ऑफ नंबर्स हमारे एडवर्स हैं सेनेट में, तो ये फिर आप जैसे सहाफ़ी जो सफ़े अव्वल के सहाफ़ी हैं, आप हैं, लाली साहब हैं, और दूसरे बहुत से अच्छे सहाफ़ी हैं, उनको ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आती है कि वो अपोजिशन को एक्सपोज करें। और ये काइंडली ये नैरेटिव ना दें कि अपोजिशन और हुकूमत जो है दोनों की इसमें कोई गलती है, हुकूमत की इसमें और चीज़ों में गलती है। बहरहाल आप जो मंडे को 6-7 बिल लेके आ रहे हैं असेंबली में, हम यकीनन इस पर नजर रखेंगे, और ज़ाहिर मीडिया में ज़रूर रिपोर्ट होगा कि ऑपोजिशन ने इस पर आप लोगों को फीडबैक क्या दिया है। यकीनन हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया फरूक नसीम साहब आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। हमें सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार माहिर अब्बासी ने भी ज्वाइन किया है, माहिर कानून साबिक प्रोसिक्यूटर नायब राजा आमिर अब्बास ने भी ज्वाइन किया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आमिर अब्बास साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आपने भी यकीनन वो ऑपोजिशन ने जो नैब कवानीन में तरमीम जो पेश की हैं, यकीनन आपने भी देखी होंगी। मसलन ये कि पब्लिक ऑफिस होल्डर की जो मौजूदा तारीफ है इसको बदला जाए, चेयरमैन के पास गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होना चाहिए, रेफरेंस फाइल होने के बाद और कोर्ट ऑर्डर पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। तो फिर इन तरमीम को पढ़ने के बाद मैंने भी आज अपने कुछ नैब ज़राए में बात की, जब उन्होंने भी ज़ाहिर उनको पता था ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो नैब का भी यही मौक़िफ़ है कि नैब को टूथलेस करने से बेहतर है, आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तरमीम करने में, आप नैब के इदारे को बंद ही कर दें। आपने जो करप्शन करने वाले लोग हैं उनको ठीक करना है, जो करप्शन रोकने वाले इदारे हैं आपने उनको ठीक करना है। आमिर साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? हमें आखिर किस किस्म की तब्दीलियों की ज़रूरत है नैब कवानीन में? शाजिया, एक बात तो जहन में रखिए कि ये अभी सिर्फ प्रपोजल्स हैं। ये प्रपोजल्स गवर्नमेंट की साइड से भी फ्लोट होंगी, इनकी भी तरफ से। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि ये कमेटी से निकल के एकदम अप्रूवल नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में इसकी डिबेट मस्ट है कि इसको डिबेट कीजिए कि ये आपने खासकर जो मौजूदा हुकूमत है पीटीआई की, वो तो एक ये स्लोगन लेके आई है कि हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है, हमने हिसाब लेना है, हमने छोड़ना नहीं है, हमने लूटी हुई दौलत वापस लानी है। तो उसको लाने का जो सबसे मौसर टूल इनके पास है वो है नैब का ऑर्डिनेंस और नैब का इदारा। अब अगर अपोजिशन के साथ मिलके गवर्नमेंट इसको इतना कमजोर बना देती कि जो सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज है वो ये है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है या कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई और है, उसको पास अगर 1 लाख उसकी आमदनी है और उसके पास 1 अरब रुपया मौजूद है, तो फिर ये कहा जाए कि जनाब नैब साबित करे कि ये उसने करप्शन से कमाया है, तो तब उसे सजा होगी। दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में जितने भी पॉलिटिकली एक्सपोज लोग हैं, दुनिया में जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उनसे ये जो बर्डन होता है वो उन पे होता है कि जनाब आप 1 लाख रुपया कमा रहे थे, आपके पास ये 1 अरब के जो प्लाजास खड़े हैं ये कहां से आए? तो ये फंडामेंटल चीज है कि जो चेंज नहीं होनी चाहिए। आप भले से इसका नाम चेंज कर दे, आप भले से ये चेंज कर दे कि चेयरमैन को किस तरीके से अपॉइंट करना है, आप भले से ये चेंज कर दे कि रिमांड कितने रोज का होना है, क्योंकि अल्टीमेट पार्लियामेंट का विजडम प्रिवेल करता है। लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत ने कोई इस किस्म का इनका साथ दिया अपोजिशन के, क्योंकि हुकूमत के बगैर अपोजिशन इस पोजीशन में नहीं है कि कोई भी बिल पास हो सके, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस अदारे को मजीद मजबूत करें,
इसमें जो कुछ कमजोरियां हैं, ऑब्वियसली लैकूनास हैं, उन्हें खत्म करें। अगर आप कहते हैं कि अरेस्ट नहीं होना, तो फिर आपने तफ्तीश कैसे करनी है? तफ्तीश करने के लिए अरेस्ट का होना बेहद जरूरी है। आपने हालिया देखा होगा कि वो कोरिया में, थाईलैंड में, वहां की वजीर आजम खातून थी, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो इस चीज पे जब डिबेट होगी पार्लियामेंट में तो लोग सामने आएंगे कि कौन से लोग हैं। अभी फरूक नसीम साहब हमारे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि ऑपोजिशन सिर्फ एक ही बात पर जो है ना वो रुकावट बनी हुई है कि जितनी हमारी तरमीम है इन सबको मंजूर किया जाए तो बात आगे बढ़ सकती है, जिससे साफ एक मैसेज मिलता है कि ऑपोजिशन चाह नहीं रही है कि इन 5 सालों में हुकूमत कोई कानून साजी कर सके। महर, फरूक नसीम साहब ये भी हमेशा बात करते रहे हैं कि हमने अब तक जितनी भी तजावीज़ पेश की हैं किसी भी मामले को लेकर कानून साजी में, हर किस्म की कानून साजी में ऑपोजिशन ही रुकावट है। आप समझते हैं कि ऑपोजिशन का वाकई ये एजेंडा है इस हुकूमत को नाकाम करवाने के लिए कि 5 सालों में किसी भी कानून साजी में इनका साथ ना दिया जाए? देखिए शाजी, ऑपोजिशन तो भुगत ही रही है। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे और तब भी मुसवदा और इसी मुसवदे पे बात हो रही थी, रिकमेंडेशंस तैयार हो रही थी, तो तब भी एक पैगाम उधर से आया था कि हम इसमें दिलचस्पी नहीं रखते, हम तो भुगत ही रहे हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स, अभी जिस तरह राजा आमिर अब्बास साहब कह रहे थे कि हुकूमत के बगैर कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, मुझे लगता है कि इसका उलट है, इट्स द अदर वे अराउंड। हुकूमत ऑपोजिशन को साथ लिए बगैर कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। जो आपके नंबर्स हैं प्लेन एंड सिंपल, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी मेजॉरिटी है हिज़्ब इख्तिलाफ की, उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। सो इट्स मोर और लेस अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी पार्लियामेंट, आप जानती हैं रेजर शार्प मेजॉरिटी भी है गवर्नमेंट की, हंग पार्लियामेंट है अभी। सो सेनेट के अंदर भी मेजॉरिटी ऑपोजिशन की है, तो उनको साथ लेके चलना तो ज़रूरी है। मगर दैट बीइंग सेड, 2 बातों के ऊपर इत्तफाक किया जा सकता है। एक तो इज्तिमाई दानिश है पार्लियामान, तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ राजा साहब की इस बात से कि इसके ऊपर खुली डिबेट होनी चाहिए। और दूसरा, मीडिया जो है एज ए वॉच डॉग अभी मौजूद है, एक एक शिक के ऊपर बहुत बारीक बीनी से डिबेट होगी हर शो में, न्यूज़ बुलेटिन में भी हम देखेंगे, ये बड़ा डिटेल से देखा जाएगा। सो मुझे लगता है बाय एंड लार्ज बड़ा मुश्किल होगा इस तरह के क्लॉजेस को जस्टिफाई करना कि इस्तगासे के ऊपर तमाम तर बर्डन ऑफ प्रूफ हो कि वो साबित करे। इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता, बल्कि न्यू लेजिस्लेशन जो यूके में भी हो रही है वो भी इसके बरक्स है। हमने देखा कि शरीफ खानदान का पूरा मुद्दा ये था कि भाई आप साबित करें ना हमारे अपार्टमेंट्स हैं, आप साबित करें। इस तरह होता नहीं है। अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और एसेट बियॉन्ड मीन्स आपके बना दिए गए हैं, जो आपने डिक्लेयर किए, वो आपको साबित करना है कि भाई अगर मेरे पास वही वाली बात कि मैं 10 रुपए कमाता हूं मगर मेरे पास 1 करोड़ की कोठी है या गाड़ियां हैं, तो ये कहां से आई हैं, आपने जस्टिफाई करना है। तो ये तो मुझे लगता है इसका कोई लॉजिक नहीं है। मीडिया भी इसके ऊपर बहुत गुफ्तशनीद करेगा, प्रेशर डलेगा, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मगर बड़ी थिन लाइन है इसके ऊपर, बिकॉज एज आई सेड ऑपोजिशन को साथ लिए बगैर कुछ हासिल भी नहीं कर सकते। अब जैसे एक और क्लॉज है कि किसी जज को नहीं होना चाहिए चेयरमैन नैब। मेरी समझ से बालातर है कि वाई स्पेसिफिकली पॉइंटिंग के एक जज ना हो इस प्रोसेस का हिस्सा या चेयरमैन ना लगे, बल्कि मेरी मालूमात और जितना मेरा तजर्बा इन चीज़ों को देखते हुए रहा है, जज साहिबान को तो बेहतरीन एक एक्सपीरियंस होता है केसेस को पढ़ने में, समझने में, बारीक बीनी से देखने में। तो वो तो एक बहुत बड़ा एक एसेट साबित होता है ऐसी पोजीशंस के ऊपर, जब आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं करप्शन के या वाइट कॉलर क्राइम के। तो मुझे लगता है इस तरह की शिकें कि क्रिमिनल प्रोसीड से अगर साबित ना हुआ कि क्रिमिनल प्रोसीड से ये काम चीज बनाई गई है तो कुछ नहीं कह सकेंगे। आई मीन दीज आर ऑल जस्ट फ्लूजी क्लॉजेस। मुझे लगता है कि एक दफा मीडिया का भी प्रेशर आना शुरू हुए, आप ऑपोजिशन को ब्लैक इसके ऊपर क्वेश्चन, ये जो भी आमिर अब्बास साहब ने भी पॉइंट रेज किया कि देखिए इसके ऊपर आई फील अदरवाइज। मुझे लगता है कि बहुत से टाइम देखिए ना, ये बदकिस्मती से मिसयूज भी होता रहा है। जिस तरह प्ली बार्गेनिंग भी मिसयूज हुई है सिंध के अंदर, अरबों रुपए की प्ली बार्गेनिंग हो गई और वापस उन्हीं अफसरान को इंडक्ट कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो कहीं नहीं इसकी कोई मिसाल देखी जाती है। बिल्कुल इट्स एब्सोल्युटली लॉजिकल। सो बहुत सी चीजें मिसयूज होती हैं। हमने देखा हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से ये पोलिटिसाइज करने को भी, चीजों को प्रेशर डालने के लिए भी बहुत से अरेस्ट होते हैं, जबकि केस तगड़ा नहीं होता। सो आई थिंक इसके ऊपर जरा सी और बहस होनी चाहिए और सोचना चाहिए कि किस तरह इसे किया जाए। जैसे फॉर इंस्टेंस अभी भी आप देखती हैं कि नैब में शह सुर्खी और खबर पहले आ जाती है कि फलां को अरेस्ट कर रहे हैं और अभी तक केस तगड़ा नहीं उनके हाथ में होता। सो मुझे लगता है कि अगेन दिस इज स्टिल सब्जेक्ट टू डिबेट। बिल्कुल। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हिलाली साहब। देखिए जी, पहली चीज ये है कि हम विक्टिमाइजेशन नहीं चाहते किसी का भी। ये क्या मतलब है कि केस 1 साल, 10 साल तक, 5 साल तक चलता रहेगा? 2-2 साल और 3-3 साल आप आदमी को बुला रहे हैं और उसको कह रहे हैं पेश हो।
एक आयोटा ऑफ एविडेंस ज्यादा नहीं मिल रहा है मगर केस खत्म नहीं हो रहा है। क्यों? कहे ना कि 1 साल से ज्यादा कोई केस नहीं चल सकता। और दूसरी बात, आप जब रेफरेंस फाइल करते हैं, क्यों ये सिर्फ चेयरमैन नैब कर सकता है? व्हाई नॉट अ नैब टीम? व्हाई नॉट चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब? व्हाई चेयरमैन? एक आदमी क्यों? दूसरी बात, और जब आप लोगों को बुलाते रहते हैं, 100 दिन आप एक आदमी को अंदर रखा, 7 मिनट्स के लिए उसको बुलाया, 7 मिनट उसको क्वेश्चन किया और कहने लगे यू आर फ्री, यू कैन गो। व्हाट डू यू मीन यू आर फ्री, यू कैन गो? 100 दिन वो जेल में रहा, उसका क्या होगा? नथिंग। ये किस किस्म का जस्टिस हो रहा है? सही। दूसरी बात, अगर आप रेफरेंस फाइल करते हैं देन यू शुड बी डैम श्योर कि आप कन्विक्शन लेंगे। इनफैक्ट आपको इतनी श्योरिटी होनी चाहिए कि अगर कोई और एविडेंस आया भी नहीं, आपने उससे कन्विक्शन लेना है। वेरी गुड। मगर फिर भी अगर आप कन्विक्शन ना लें तो मेहरबानी से वो पैसे जो आप उससे डिमांड कर रहे हैं, आप स्टेट को कहें कि ये इनोसेंट आदमी के साथ जो हुआ है उसको दें, उसको दें वो पैसे जो आप उससे क्लेम कर रहे थे। व्हाई नॉट? हु आर यू? यू कैन नॉट प्ले विद पीपल्स लाइव्स। आपके पास एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, और 3-3, 4-4 साल आप बुलाते रहते हैं उनको। तो देखिए, खुदा के लिए लेट्स गेट अ ग्रिप। ये नहीं है कि वी ओनली वांट टू कैच करप्ट। एक और जो चीज सामने आ रही है वो ये कि जब कोई कानून पास होता है तो इसका इत्तलाक उस दिन के बाद से होता है, लेकिन इसमें जो बात सामने आ रही है वो ये कि इस कानून का इत्तलाक 1 जनवरी 1985 से होगा या 1 जनवरी 2007 से होगा। इन दो चीज़ों पर भी जो है ना वो गौर हो रहा है। तो अगर इन्हीं चीज़ों पर अमल होता है 2007 या 1985, तो जो मौजूदा केसेस चल रहे हैं क्या ये खत्म हो जाएंगे? किस किस्म के असरात होंगे जो मौजूदा हमारे सियासतदानों पर, ब्यूरोक्रेट्स पर जो केसेस चल रहे हैं, इस पर क्या इम्प्लीकेशंस होंगी इसकी? देखिए, ये जो अब आई है मुसविदा जिसमें प्रपोजल्स, इसकी थीम को समझिए कि ये इसीलिए आ रही है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है इसको कम से कम, कमजोर से कमजोर आप इसको 85 में लेके जा रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। इट मींस कि आप चाहते हैं कि हमारे केसेस में हमें रिलीफ मिले और पार्लियामेंटेरियंस, 2 अपोजिशन की पार्टीज देख ले, इवन जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसमें काफी सारे बंदे ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अपने नैब के कवानीन है। हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि जो पार्लियामेंट है कोई ऐसी कानून साजी करेगी कि जिससे ये कानून मजबूत हो, जिससे अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस, हलाली साहब ने सही कहा, लेकिन इसमें कानून का मसला नहीं है, इसमें वो नैब की इस्टेब्लिशमेंट, नैब में वो जो पॉलिटिकल लोग भर्ती हुए हैं, नैब में वो जो लोग आ जाते हैं, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, चेयरमैन जो उसकी शक्ल में आते हैं, ये लोग जब आते हैं तो ये जो नैब की सारी पावर है वो सराउंड करती है एक शख्स के, वो है चेयरमैन नैब। तो ये वो पॉजिटिव इसमें काम करने के एरिनाज हैं। बट आई बिलीव कि इनकी पूरी की पूरी जो कंसंट्रेशन है, हमेशा से कहा जा रहा है नैब काला कानून है, काश ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ये भी बोलें कि ये जो करप्शन है ये एक बहुत बड़ा काला सरतान है। वो तो नहीं कहते, लेकिन काला कानून है। अब काला कानून 10 साल इनको नजर नहीं आया, ऑल ऑफ अ सडन हमारी असेंबली में एक ही ह्यू एंड क्राई है कि जी नैब को खत्म किया जाए, तमाम हमारे जो नेशनल पॉलिसी अब एक इस कानून के तहत है। तो आई बिलीव इमरान खान साहब जो ये नारा लेके आए हैं, अगर वो इसमें कमजोरी दिखाएंगे और अपना ये इंस्ट्रूमेंट जो नैब का है इसको कमजोर कर देंगे, तो फिर ये कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होने वाली। फिर बेहतर यही है कि नैब के अदारे को खत्म कर दिया जाए। FIA मौजूद है आपके पास। सो जब ये डिबेट होगी, अगेन आई वुड रिपीट कि डिबेट मस्ट है, ये नहीं कि कमेटी से निकला और हाथ उठाए और अप्रूव हो गया। ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने नाज़िर, वापस छोटे से वक्त के बाद।
नाजरीन, 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा किया था, लेकिन साथ ही ये भी मशरूत कर दिया था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में ही इलाज करवाएं, उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तब भी कई सवालात उठाए गए थे और इसे पाकिस्तानी तारीख का एक अनोखा फैसला समझा जा रहा था। लेकिन अब जब जमानत का वक्त खत्म होने में 2 हफ्ते तकरीबन रह गए हैं तो नवाज शरीफ साहब ने इस फैसले पर नजरसानी की अपील दायर कर दी है और दरखास्त में शरीफ सिटी में बनाए जाने वाला जो मेडिकल बोर्ड है इसकी सिफारिशात को भी नत्थी किया गया है, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ की सर्जरी उसी डॉक्टर से करवाई जानी चाहिए जिसने इससे पहले उनका इलाज किया था और वो डॉक्टर बरतानिया में मुकीम है। शायद ये दुनिया की मेडिकल हिस्ट्री का पहला केस होगा जिसका इलाज एक ही डॉक्टर से मुमकिन है। कोई और डॉक्टर उनकी बीमारी का इलाज कर ही नहीं सकता। बल्कि अब तो सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि अल्लाह ना करे कि अगर उस डॉक्टर को कुछ हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता, तो फिर नवाज शरीफ साहब के इलाज का क्या होगा, कौन करेगा उनका इलाज। नून लीग एक बार फिर से नवाज शरीफ के इलाज करवाने को ही उनका ये हक करार दे रही है, जबकि तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि हम तो पहले ही कह रहे थे, हमने तो पहले ही कह दिया था कि इलाज तो सिर्फ एक बहाना है। असल में नवाज शरीफ लंदन जाना चाहते हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक सजा याफ्ता शख्स को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा जा सकता है? क्या तारीख में ऐसी कोई मिसाल है या कोई नई तारीख रकम होने जा रही है? और जब अदालत एक बार ये कह चुकी है कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है तो इस पर भी नजरसानी, जबकि नून लीग तो कहती थी कि नवाज शरीफ लंदन जाना ही नहीं चाहते। तो फिर अब आखिर ऐसा क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब भी ये कहते थे कि नवाज शरीफ तो एक नजरिए का नाम है, नवाज शरीफ ना जेलों से डरता है ना मौत से डरता है, तो अब ये नजरिया फिर आखिर लंदन क्यों जाना चाहता है? जो लोग कहते हैं कि माइनस नवाज शरीफ, उनको पता नहीं कि आज नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है। नवाज शरीफ ना जेल से डरता है ना मौत से डरता है। मैं आपका कमेंट लेना चाहती हूँ इस पे। दरखास्त से लगता है कि नवाज शरीफ साहब एक लंबे अरसे के लिए बाहर जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब पहले ही बाहर है, सलमान भी, हसन हुसैन नवाज, सब लोग पहले ही बाहर है। पार्लियामेंट में ये पार्टी खामोश नज़र आती है। कितने मामला तो आप देखें, मौशी सूरत हाल, उस पर इन्होंने तहरीक इंसाफ को कोई टफ टाइम नहीं दिया। IMF से मुज़ाकरात का मसला और 100 मसाइल हैं इस वक्त पार्लियामेंट में। तो आपको लगता है कि नून लीग का इस वक्त फोकस एक ही है, हर चीज से हटकर, कि नवाज शरीफ साहब किसी तरह लंदन चले जाएं, बाहर चले जाएं? देखिए, 2 बातें करूंगी मैं शाजिया क्विकली। एक तो बिकॉज बिफोर द ब्रेक आई जस्ट वांट टू ऐड कि देखिए पूरी दुनिया के अंदर बहरहाल ये होता है कि पहले स्टेट्स जो हैं वो ये तयन करते हैं कि उनका सक्सेस रेट क्या होगा केसेस के अंदर। अगर वो 70, 75, 80% सक्सेस रेट हो तब ही केसेस को परसू किया जाता है। दैट बीइंग सेड, हमारी एक बड़ी लंबी तारीख रही है। चाहे पाकिस्तान के बनने के 2 साल बाद आपने लियाकत अली खान जो है वो प्रौडा ले आए, जिससे अपने पोलिटिकल ओपोनेंट्स को उनको आप देखती हैं जिस तरह उनको विक्टिमाइज किया गया। उसके बाद आप अगेन अयूब खान भी एब्डो लेकर आए, जिसकी वजह से भी एक तवील दास्तान है। इवन बिलावल भुट्टो कह रही हूँ, सॉरी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने खड़े खड़े सीनियर सिविल ब्यूरोक्रेट्स को जिस तरह फारिग किया वो भी मौरख तारीख में लिख चुका है। सो द फैक्ट रिमेन्स एट दिस पॉइंट के ये खुली डिबेट वंस एंड फॉर ऑल होनी पड़ेगी और हमें ये समझना पड़ेगा कि ये काला कानून, जिस तरह सही कह रहे हैं राजा साहब, आप काला कानून के जो कि अभी तो 1-2 पार्टी सफर कर रही हैं, कल को ये भी सफर कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे इतना मुतहर्रिक मजबूत कानून होना पड़ेगा जिसके अंदर कोई लूप होल्स ना हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्राई आउट ना की जाए। अब आप क्योंकि नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से बात करी, मैंने बड़ी डिटेल में उनकी ये दरख्वास्त पढ़ी है। इसके अंदर हवाला दिया गया है यूके के, स्विट्जरलैंड के डॉक्टर्स का, अमेरिका के डॉक्टर्स का और बल्कि हमारे इधर पाकिस्तानी डॉक्टर्स का भी। और 2-3 चीजों पर स्ट्रेस किया गया। एक तो कहा गया है कि वो शदीद स्ट्रेस और दबाव के अंदर एंजाइटी से गुजर रहे हैं, कोट अनकोट, जब से उनकी बेगम की वफात हुई और उसके बाद जब से वो कोट लखपत जेल और डियाला जेल के अंदर रहे हैं। ये स्ट्रेस डबल फोल्ड, मैनी फोल्ड हो गया इसके दरख्वास्त के अंदर कहा गया। और प्लस आपकी स्विट्जरलैंड की एक्सपर्ट्स भी, डॉक्टर्स भी, अगर आप पढ़ेंगी डिटेल में इसके अंदर कोट करती हैं कि 13 से 15 उनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं और डर इस बात का है कि कार्डियक डेथ हो सकती है कभी भी कहीं भी। कार्डियक डेथ यानी कि खड़े खड़े हार्ट अटैक, इज हार्ट फेल्स बिकॉज इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि व्हाई नॉट? अगर आप देखें स्ट्रेटेजिकली इसको देखें तो इट्स काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन फॉर तहरीक इंसाफ। आप भेजते हैं, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आपकी वाहवा होती है। आप नहीं भेजते, आपको वैसे ही गालियां पड़ेंगी। अगर आप भेज भी दें और वो वापस ना आए तो वो उनकी पार्टी को नुकसान है। दैट मीन्स देयर इज अ ब्लीक फ्यूचर फॉर PML एंड इटसेल्फ। बात ये कि इतना स्पेशल ट्रीटमेंट नवाज शरीफ साहब के लिए क्यों? लाखों कैदी पड़े हैं
अब जाहिर है जेल जाकर कोई खुश नहीं होता, हर कोई जेल जाकर बीमार होता है। hang on, I understand what you're saying. I understand what you're saying. Shazia, hang on. एक, I am not speaking in his favor, but understand ये जिंदगी और मौत का सवाल है. He's the third time prime minister. अगर आपको बैनुल अक़वामी माहिरीन से लेके ये डॉक्टर्स की उन्होंने नथी कर दी है रिपोर्ट्स और उनके एनालिसिस नथी कर दिए हैं, तो फिर मुझे बताइए why not? I understand you're saying कि ये इक्वालिटी नहीं है और बाकी कैदियों को क्या स्ट्रेस नहीं होता जेल के अंदर बैठे हुए, क्या वो बड़े मजे कर रहे हैं? बट द फैक्ट रिमेन्स राइट नाउ कि इसके शाजिया बात सुनिए, आपको इसके पॉलिटिकल फॉल आउट भी देखना होगा तहरीक इंसाफ को। अगर खाक में बदन अल्लाह ना करे आपके हाथों में, आपके वॉच के ऊपर एक डेथ, कार्डियक डेथ सो टू से अगर रूनुमा हो जाती है, व्हाट देन? फॉर आप इस जिंदगी भर के लिए ये स्टिग्मा लगाना है अपने आप के कि दिस वाज बिकॉज यू वर अ डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट व्हिच रिफ्यूज टू लेट हिम डू दिस। आई मीन मुशर्रफ को आपने बाहर भेज दिया, ये प्रोरोगेटिव और स्वाब दीद कोर्ट्स ने दे दी तब की हुकूमत को, PMLN को उन्होंने बाहर भेज दिया। उससे ज्यादा कोई नफरतें या रिवेंज कोई बड़ा हो सकता है जब वो बाहर भेज सकते हैं दिस टाइम? इट्स अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर, यू माइट नॉट लाइक इट, आई माइट नॉट लाइक इट। मैंने इंडिपेंडेंट डॉक्टर से बात की है, वन ऑफ द लीडिंग ट्रांसप्लांट सर्जन्स इन इस्लामाबाद एंड 2 other people I've spoken to, जो बाय द वे जिनकी लीनिंग्स PMLN से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने भी ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद कहा है कि जी बेहतर यही होगा कि वो ये बात नहीं, आपने गलत बात कही अपने इब्तिदाई में जब आपने कहा कि अल्लाह ना करे अगर वो डॉक्टर मर गया तो। ये सोशल मीडिया पे चल रही है, ये सोशल मीडिया पर बात चल रही है, ये डिबेटेबल है, ये अलग डिबेटेबल बात है कि हमारे पास वो हेल्थ केयर क्यों नहीं है, बट नहीं है ना। अगर वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज बाहर मौजूद हैं जो उनको वो अवेल कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके डॉक्टर्स या माहिरीन अवेलेबल हैं बाहर, फॉर द लव ऑफ गॉड आई थिंक पॉलिटिकल रामिफिकेशंस को भी जहन में रखते हुए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को भी जहन में रखते हुए, इट्स अ विन-विन situation for PTI. I mean, it should be a no-brainer. And it's not that PTI ने फैसला करना है, फैसला तो अदालत ने करना है। आमिर अब्बास साहब, जब 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 6 हफ्तों की जो जमानत पर, उसमें कहा गया था कि 6 हफ्तों बाद नवाज शरीफ को अपने आप को हवाले करना होगा। अगर 6 हफ्तों में उन्होंने खुद को कानून के हवाले नहीं किया तो इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अगर नवाज शरीफ के सरेंडर करने के बाद दोबारा जमानत की जरूरत हुई तो हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, अभी नवाज शरीफ का वापस जेल जाना जरूरी है, उसके बाद वो जाकर वहां पर जो है ना वो दरखास्त दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़ाहिर है वहीं पर देनी पड़ेगी। तो इस तरह प्रोसीजर होगा या डायरेक्ट ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में इन्हें मिल सकती है मजीद तौसी? शाजिया, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये जो उनकी रिव्यू पिटीशन आई है, एक तो ज़हन में रखना है कि ये कोई मर्सी पिटीशन नहीं है, ये कोई बेल की एप्लीकेशन नहीं है, ये कोई अपील नहीं है। रिव्यू मींस कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो फैसला दिया था उसमें कोई बुनियादी एरर है जो उसके सरफेस पे नजर आ रहा है और उसकी इन्होंने सिर्फ निशानदही करनी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इनको राइट देता है वो सिर्फ इतना रिव्यू में देता है। इनकी पिटीशन में तमाम डॉक्टर्स का जिक्र आ गया, स्विट्जरलैंड का आ गया, लंदन का आ गया, पता नहीं कहां कहां का आ गया, लेकिन एक जिक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसी पिटीशन में यह जिक्र होना चाहिए कि रिमेंबर ही इज अ कॉन्विक्ट, वो सजा याफ्ता है 10 साल एक केस में, 7 साल एक केस में। जो परवेज मुशर्रफ या इसहाक डार थे उनको सजा नहीं हुई थी, उनका ट्रायल चल रहा था, उसमें ग्राउंड्स डिफरेंट होते हैं, मुमकिन है वो बरी भी हो जाए, मुमकिन है सजा चले जाए। नहीं है कि किसी कन्विक्टेड को, किसी मुजरिम को तिब्बी बुनियादों पर बाहर जाने की इजाजत दी गई हो। एग्जैक्टली नहीं है। और वापस आएंगे तो कन्विक्शन होएगी ना। ये अगर ये आदमी गलती से वापस आ गया है तो अब यानी मार दो। थर्ड टाइम वजीर आजम है, मैं तो ये इमेजिन नहीं कर सकती कि हम ऐसी पोजीशन में हैं जिधर ये डिबेटेबल भी है। तो खत्म हो गया, टाइम ही नहीं रहा। हम इस बात की सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की और जब इन्होंने पहली स्टेज पे कहा कि हमने बाहर जाना है तो उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि एक कन्विक्ट को हम अपनी ज्यूरिसडिक्शन से निकाल के एक फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में भेज दें। और जो रिव्यू का स्कोप है ये एक नई ज्यूरिस्प्रूडेंस बनती हुई नजर आएगी, अदरवाइज इसमें किसी किस्म की कोई लीगली गुंजाइश बनती हुई नजर नहीं आ रही। हर आदमी को मैं एक टीम ऑफ डॉक्टर्स को बताता हूं, 70 लोग मर गए हैं जेल में जब से ये नवाज शरीफ का पिटीशन आया है कि मुझे जाने दो बाहर, इसलिए कि मेरा दिल की तकलीफ है। वो 70 लोगों को भी अगर बाहर जा सकते थे तो उनकी दिल की तकलीफ शायद ठीक हो जाती। उनको भी तो हक दे।
ये किस किस्म का आदमी है भाई? हम ये दुआ करते हैं कि उनकी जो बीमारी है वो ठीक हो, वो जल्द सेहतयाब हों। बाकी मामला हमारी अदालतों का है, सुप्रीम कोर्ट का है। जो भी हुक्म होगा, उनके जो फैसले होंगे, हम सबको, मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ साहब को, सबको मेनवान उसको कबूल करना है। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मेहर अब्बासी आपका, राजा आमिर अब्बास हमारे साथ थे, जफर हिलाली साहब। प्रोग्राम के लिए नाज़रीन आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।